हाँ जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेरे हिसाब से ली वर्सेस ली ए फार्मिंग ऑलरेडी देख लिया था। तो अब वक्त आ गया है, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन केस बताऊंगा। अगेन सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन केस बहुत अच्छा केस है, सीखना ज़रूरी भी है हमारे लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वन बेस्ट पार्ट एंड द बेटर पार्ट इज कि दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस कि सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन में फैक्ट क्या था, क्या फैक्ट्स थे। The question will always and always revolve around what? That this Solomon case led to what? Solomon case से क्या जजमेंट आया, ये हमको जानना है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, ली वर्सेस ली केस याद आ गया। याद रखना, मैं आपको पहले यहाँ पे एक आंसर सिखा देता हूँ जो बात यहीं खत्म कर देगा। जो जजमेंट ली का था सेम वॉज सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन। तो मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूं, सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन बोल लो या ली वर्सेस ली बोल लो, दोनों में ही कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, या फिर मैं बोलूं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यही स्टैब्लिश होता था। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है या फिर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यही स्टैब्लिश होता था। सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ जो आपको समझाने की ज़रूरत थी। अब मैं आप लोगों को सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन केस पहले समझाता हूँ, उसके बाद खाली फैक्ट्स के साथ पढ़ लेंगे। और ये आज नहीं, ये एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा। विकास सर आपको वापस पढ़ाएंगे। इवन ऑन द कॉन्ट्री एसबीसी पढ़ाते वक्त मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल केस नहीं है, काफ़ी सिंपल सा केस है, देखिएगा। अभी भैया सॉल्मन कौन थे? सर सॉल्मन एक्चुअली एक बूट मैन्युफैक्चरर था। सॉल्मन क्या था? एक बूट मैन्युफैक्चरर था। अब ये मत पूछना बूट मैन्युफैक्चरर क्या होता है। बढ़िया जूते बनाता था, बढ़िया शानदार टकाटक। वो इनको सेल करता था, पैसा कमाता था और घर चलाता था। भाभी आई, देखा बार बार भाभियां बीच में आ रही है। सॉल्मन की वाइफ आई। सॉल्मन की वाइफ ने बोला, अजी सुनते हो, क्या जूते बनाते हो? एक काम करो, हम एक कंपनी बनाते हैं और हम जूते पूरे देश में बेचेंगे। सॉल्मन ने कहा चुप करना यार, प्लीज जा ऐसे, प्लीज जा। भाभी ने कहा अगर शाम तक कंपनी नहीं बनाई ना तो इन्हीं जूतों से तुझे धो दूंगी। तो सॉल्मन आ गया प्रेशर में। एंड सॉल्मन जो पहले एक्चुअली एक बूट मैन्युफैक्चरर था, जिसका खुद का एक बढ़िया शानदार बिजनेस था, उन भैया ने क्या किया? उन भैया ने इनकॉर्पोरेट किया। इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी बनाना। इनकॉर्पोरेट की क्या करी? एक कंपनी। इन्होंने एक कंपनी बनाई। अच्छा, इनकॉर्पोरेट इसने की तो सॉल्मन को मैं प्रमोटर बुला लूं? हाँ सर, आपने पिछले बात में बताया था। सॉल्मन प्रमोटर बन गया। खास बात, इन्हीं के पूरे फैमिली मेंबर्स ने कंपनी के शेयर्स ले लिए। सो प्रैक्टिकली कंपनी का प्रमोटर, कंपनी के मेंबर्स, ऑन द कॉन्ट्री जो इनका बोर्ड था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये सब फैमिली के लोग थे। ये इसकी बीवी, इसके 4 बदसूरत बच्चे, एक सुंदर बेटी, ये सब लोग साथ में आ गए और इन लोगों ने कंपनी बना ली। बढ़िया कंपनी बना ली। अब इन लोगों ने इस कंपनी को जब बनाया तो कंपनी ने कहा, हे दोस्तों, मेरा बिजनेस क्या है? तो सॉल्मन ने कहा कि मैं अपना बिजनेस इस कंपनी को सेल कर रहा हूं। अच्छा, आगे चल के मैं आपको फिगर्स पूरे बताऊंगा, मतलब 38,000 दिस अमाउंट में। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक रैंडम फिगर लिख रहा हूं, अपन अमाउंट बाद में लिखेंगे। सो बिजनेस कंपनी को सेल किया फॉर लेट्स से 38,000 पाउंड्स। हमने 38,000 पाउंड्स में सेल किया। कंपनी बोले पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? तो इन रिटर्न कंपनी ने क्या किया? सॉल्मन को कुछ शेयर्स दे दिए।
हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब सॉल्मन के पास कंपनी की और इक्विटी आ गई, मतलब और ओनरशिप आ गई। उन लोगों ने सॉल्मन को कुछ बाकी दिए डिबेंचर्स, ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर्स दिए। अच्छा, डिबेंचर्स का मतलब आई एम अज्यूमिंग कि इतना आपको बेसिक मतलब पता होगा दैट डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड लोन्स। कंपनी ने कहा कि मैं आपको डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, मतलब आज नहीं तो कल, अगर कल कंपनी बर्बाद भी हो गई ना तो हमारी एसेट्स में से सबसे पहले आपका पेमेंट होगा, फिर किसी और का पेमेंट होगा। और बाकी जो छोटा मोटा पार्ट था वो कैश दे दिया, मतलब 8-9 हज़ार रुपये, 8-9 हज़ार पाउंड्स कैश दे दिया। ये कैश एक्चुअली कंपनी लाई कहाँ से? कंपनी गई आउटसाइड मार्केट में, आउटसाइडर्स के पास, और आउटसाइडर्स से जाके लोन लिया। पर देखो क्या किया, आउटसाइडर्स को इन्होंने बनाया क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो बाहर दुनिया को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बनाया और पैसा लेके आई, और इसको डिबेंचर इशू किए, इसको सिक्योर्ड क्रेडिटर बनाया। ठीक है भैया, सूनर और लेटर कंपनी चली गई लॉस में। और सबसे बेस्ट बात, उनके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उनके ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही वो हो गई वाइंड अप के लिए। अच्छा बेटा, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वाइंडिंग अप, व्हाट डिसोल्यूशन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हार्ट अटैक आ रहा है, वाइंडिंग अप की तैयारी है। मर गया, डिसोल्यूशन। सो नाउ वाइंडिंग अप इज द प्रोसीजर by which the life of the company is put to an end, whereas dissolution means actually कंपनी का सारा बिजनेस एंड होना, और अब ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रही। तो इट इज एक्चुअली डिसोल्यूशन जब वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती है। वाइंडिंग अप के टाइम पे वो स्टिल अलाइव है, मरी नहीं है। डिसोल्यूशन पे मर गई है, इट इज नो मोर अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सो द कंपनी वेंट इनटू वाइंडिंग अप इन द फर्स्ट ईयर ओनली। इतने लॉसेस खा लिए। अच्छा देखो, अब लॉसेस खा लिए, वाइंड अप कर रहे हो, वाइंडिंग अप इज द प्रोसीजर। तो भैया वाइंडिंग अप का प्रोसीजर ये कहता है कि कंपनी की सारी असेट्स को सेल करो। जब असेट सेल करेंगे तो इससे हमको फंड्स मिलेंगे, यानी कि मनी मिलेगा, और इस मनी से आप अपनी लाइबिलिटी रीपे करो। इस मनी से आप अपनी लाइबिलिटी रीपे करो। अब 2 लाइबिलिटीज आई, इस केस में 2 लाइबिलिटीज आई। अच्छा देखो, जो ओनर्स का पैसा था, एक बात समझना, अगर अपन आज अपना बिजनेस बनाए, हमें घाटा हुआ तो सबसे ज्यादा तो ओनर का ही घाटा होता है ना। ओनर बोलता है कि भैया पहले सबकी उधारी उतार लो, कुछ बच गया तो ले जाऊंगा, नहीं तो मेरा घाटा। तो शेयर होल्डर्स का तो क्लेम आता ही नहीं है। कंपनी का जो पैसा आया, सबसे पहले इससे पेमेंट करना था, तो खुद सॉल्मन आके खड़ा हो गया, और नीचे खड़े थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नीचे खड़े थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सॉल्मन ने बोला कि कंपनी ने मुझे डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो लो मेरा पेमेंट करो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बोला कंपनी ने हमसे लोन लिया है, लो हमारा पेमेंट करो। अब नाउ समझा, सॉल्मन का पेमेंट था अप्रोक्सीमेटली 20,000 पाउंड्स, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट था अप्रोक्सीमेटली 10,000 पाउंड्स, और कंपनी की सारी असेट्स बेच के आए थे 8,000 के आसपास। कंपनी की सारी एसेट्स बेची तो 8,000 आए। अब या तो अपन पूरा सॉल्मन को दे दें, या फिर आधा आधा इन दोनों को दे दें, या फिर प्रोपोर्शन में 2:1 में बांट दें। क्या करें, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, समझ में नहीं आ रहा भैया। सॉल्मन कह रहा है पूरा मेरे को मिलना चाहिए सिंस मैं सिक्योर्ड हूं और नीचे अनसिक्योर्ड है, एंड द पेमेंट इज फर्स्ट टू बी डन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो भैया कंपनी ने कहा सही बात है, हम सॉल्मन को पैसा देंगे, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भागा कोर्ट, और कोर्ट जाके उसने बोला देखो ना भैया आप समझो, सर कंपनी किसने बनाई? कोर्ट ने कहा सॉल्मन ने। सर कंपनी को बिजनेस किसने सेल किया? कोर्ट ने कहा सॉल्मन ने। सर बिजनेस किसका था? कोर्ट ने कहा सॉल्मन ने। सर मेंबर्स कौन है? सॉल्मन। सर प्रमोटर कौन है? सॉल्मन। सर बिजनेस के नाम पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स किसने इशू किए?
ये बोले कंपनी। सर पर कंपनी किसकी? सॉल्मन। सर हमको अनसिक्योर्ड किसने बनाया? कंपनी ने। सर कंपनी किसकी? सॉल्मन। तो सर प्रैक्टिकली सॉल्मन ने सिर्फ एक घपला किया है और हमको पैसे ना देने के लिए हमको अनसिक्योर्ड बनाया और सबको वो बना दे, खुद को सिक्योर्ड बनाया। तो इसीलिए कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मत ट्रीट करिए और सॉल्मन को एक फ्रॉडिया मानिए और हमको सारा पैसा दे दीजिए, ऐसा क्रेडिटर्स का क्लेम था। कोर्ट ने उनकी पूरी बात सुनी। कोर्ट ने कहा शट अप। कोर्ट ने क्या कहा? शट अप। कोर्ट ने कहा वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड it is separate from its members and in this case the company is a separate legal entity and Solomon is different. Not doing anything wrong लिख रहा हूं। तो यहां पे वापस से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये रूल वापस से रिइटरेट किया गया जो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के अंदर किया गया था। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब बस इसके थोड़े फैक्ट्स के साथ पढ़ लेते हैं। अच्छा, फैक्ट्स में भी कुछ नया नहीं है, सिर्फ अब क्या होगा, कितने पाउंड्स के शेयर्स लिए, कितने की उधारी थी, वो बताना है, पर केस आपको समझ में आ गया है तो अब मैं वापस नहीं समझाऊंगा। Solomon carried on a prosperous business, अच्छा बिजनेस चल रहा था, of a leather merchant and boot manufacturer, but soon he formed a limited company, limited मतलब पब्लिक कंपनी बनाई, consisting of himself, his wife, उसकी एक सुंदर बेटी और 4 भद्दे बेटे, each of whom subscribed to 1 share, making the actual cash paid as capital to the company was 7 pounds। सबने 1-1 पाउंड का शेयर खरीदा, 7 पाउंड कंपनी की कैपिटल बन गई। उसने खुद ही का बिजनेस कंपनी को बेचा कितने में? मैंने उधर 38 बताया था, रियल फिगर इज 38,782 पाउंड्स। द कंपनीज नॉमिनल कैपिटल, अच्छा बेटा नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल को आप या एमसीक्यू हो सकता है, नॉमिनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल बोल लो या नॉमिनल कैपिटल बोल लो, दिस इज द हाइएस्ट अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक। सर क्या ये आप आगे सिखाने वाले हो? यस, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है, बट स्टिल अभी वापस एक बार बता रहा हूं, दिस इज द हाइएस्ट अमाउंट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम इट्स पब्लिक। तो कंपनी की नॉमिनल कैपिटल कितनी थी? 40,000 पाउंड की, और एक एक शेयर 1-1 पाउंड का था, तो टोटल कंपनी 40,000 पाउंड बाजार में दे सकती थी। सॉल्मन वॉज होल्डिंग डिबेंचर, अब देखो अब सॉल्मन सिक्योर्ड डिबेंचर ले गया ऑफ पाउंड 10,000 एंड 20,000 पाउंड। अच्छा आप देखो उसके पास क्या था? डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑफ पाउंड 10,000 और उसके पास 20,000 शेयर्स भी कंपनी ने दिए। तो दो चीजें, सॉल्मन के पास 10,000 के शेयर्स थे और 20,000 के डिबेंचर्स, सॉरी 10,000 के डिबेंचर और 20,000 के शेयर्स। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8,782 पाउंड्स वॉज पेड टू हिम इन कैश। कंपनी ने 8,780 रुपए उसको कैश में दे दिया, 20,000 रुपए के उसको शेयर्स दे दिए और 10,000 रुपए के उसको डिबेंचर्स दे दिए। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू सम डिफिकल्टीज एंड द टोटल एसेट्स अमाउंटेड टू 6,000 पाउंड्स। सब कुछ बेच बुचा के कंपनी का 6,000 पाउंड आया। लाइबिलिटी कितनी थी? 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो पहले तो तुमको सॉल्मन के 10,000 देने थे। 8,000 अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, जो तुमने इनको कैश में दिया था ना सॉल्मन जी को, उसके पैसे भी तो देने थे क्रेडिटर्स को। द ट्रेड क्रेडिटर्स क्लेम दैट द होल ऑफ द एसेट्स दैट इज 6050 ऑन द ग्राउंड दैट द कंपनी वाज एन एजेंट ऑफ सॉल्मन। क्रेडिटर्स ने सारा पैसा मांग लिया, बोला ये कंपनी तो खाली सॉल्मन की एक एजेंट है, एंड दस दे वर एंटाइटल्ड टू पेमेंट इन प्रायोरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर हु वाज सॉल्मन इटसेल्फ। लॉर्डशिप, अच्छा बेटा ये लॉर्डशिप या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कब आता है? जब ये पुराने वाले केसेस होते हैं ना, जब हम जज को भगवान की तरह ट्रीट करते थे, तो आप लॉर्डशिप या हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हो। तो आप जो भी प्री इंडिपेंडेंस केसेस या इवन उससे पहले पहले के एंशिएंट केसेस देखोगे 1800 1900 के, तो वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूज किया जाता है। द कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम। जिसने कंपनी बनाई वो अलग है और कंपनी अलग है। Thus, even if after incorporation the same person are the manager and receives the profit from the company, it is not their agent or trustee. तो यहां पे कंपनी का वापस से कौन सा आ गया था गेम अपने पास? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जिसको आप सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हो। रिपीट कर लो मेरे साथ, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? हैविंग परपेचुअल सक्सेशन।
पहले लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, पहले अपन परपीचुअल सक्सेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ाया था परपीचुअल सक्सेशन? सर प्रोफेसर एलसी ग्रोवर की बात करी थी आपने, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। लो पढ़ो भाई। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मरती नहीं। कैसे नहीं मरती? जब तक व्हेन इट इज वाउंड अप एज पर लॉ, जब तक उसे वाइंड अप न किया जाए तब तक वो मरती नहीं है। अ कंपनी being a separate legal person is unaffected by death or departure of any member and it remains the same entity despite total change in the membership. Members may come and members may go but the company can go on forever. यहाँ पे सिर्फ लिख लो प्रोफेसर LCB ग्रोवर। आगे समझ में? चलो सर एक बार वापस से बताना। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल और सेपरेट लीगल हो गया। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, फिर क्या था? एंड अ कॉमन सील इफ एनी। फोर्थ वाला मत पढ़ो सर, कॉमन सील आ गया। कॉमन सील का मतलब क्या था सर? कॉमन सील का मतलब था सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अपॉन इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी बिकम्स एन एंटिटी with perpetual succession and a common seal. Since the company has no physical existence, it must act through its agents. अच्छा, कंपनी का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। कंपनी तो सिर्फ एक लॉ का कंटेम्पलेशन है। हम उसको, यार ये चार दीवारों को मैं कंपनी बोल सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? तो उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो एक्चुअली अपने एजेंट्स के थ्रू काम करती है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसके एजेंट्स एंटर करते हैं, हम बोलते हैं कि वो खाली एजेंट के साइन पे नहीं चलेगा, उसमें क्या होना चाहिए? कंपनी का सील होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली द कॉमन सील एक्ट एज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी और कॉमन सील में कंपनी का नाम लिखा होता है। सही है। अ रबर स्टैम्प डज नॉट सर्व द पर्पस। खाली रबर स्टैम्प नहीं चलेगा, उस कॉमन सील में कंपनी का नाम होना चाहिए। सही है सर, पर क्या आज कॉमन सील कंपलसरी है? नहीं सर, आपने बताया ना 2 डायरेक्टर और एक सीएस जहां मिलकर साइन करेंगे वो भी क्या बन जाएगी? कॉमन सील। अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो भाड़ में जाए। सही है। वापस से डेफिनेशन बताना। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। अपन ने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ा। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील इफ एनी। लास्ट क्या था? विच हैज द राइट टू सू एंड बी सूड। लो भैया, मैंने सू एंड बी सूड तो आपको बता ही दिया। कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है, कंपनी कर भी सकती है। मैंने आपको पार्ले एग्रो लिमिटेड का एग्जांपल दिया, एप्पल वर्सेस सैमसंग का एग्जांपल दिया, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सो अ कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। टू सू मीन्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट और टू ब्रिंग अ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। All legal proceeding against the company are to be instituted in its name. तो कंपनी कोई भी केस करती है ना तो वो खुद के नाम में ही करती है। मतलब रिलायंस wants to file a case against someone, a case is filed against Reliance. Similarly, the company may bring an action against anyone in its own name. तो ये भी सिंपल था। तो अब प्रैक्टिकली देखो तो तुम लोगों को 7th वाला आ गया, 6th वाला आ गया। सही। अब अपन है ना इधर से उल्टे में करते करते ही चलते सब। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अच्छा बेटा, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद का नाम है, खुद की एग्जिस्टेंस है, खुद केस कर सकती है, तो क्या वो जब भी चाहे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे कुछ भी ले सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? आपने कहा जी सर है ही। सो अ कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम। नीचे वाला ज्यादा कुछ फास्ट नहीं है, देख लो जल्दी से। A shareholder cannot enforce a contract made by his company. He is neither a party to the contract nor is entitled to benefit derived from it, as a company is not a trustee for its shareholders. Likewise, a shareholder cannot be sued on the contract made by the company. Very simple. देखना, ये रही आपकी कंपनी, ये आ गई आपकी कंपनी। अच्छा बेटा बात समझो, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने मनी दिया है कंपनी को, इस मनी को मैं कैपिटल बुलाता हूं। कंपनी इनको कैपिटल के ऊपर फायदा देगी, बट कंपनी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? जी सर, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जब वो आउटसाइडर्स से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एक्चुअली कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है? सर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और कंपनी के बिहाफ पे उसके एजेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। सर कंपनी के बिहाफ पे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। बहुत ही बढ़िया।
चलो, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। अब समझना, सर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कल अगर मान लो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो आउटसाइडर्स किस पे केस करेंगे? आउटसाइडर्स किस पे केस करेंगे? कंपनी पे, डायरेक्टर्स पे, या शेयर होल्डर्स पे? तो हमने बोला भैया शेयर होल्डर्स को तो पिक्चर से हटाओ, ये ओनर्स हैं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, उन लोगों ने पैसा लगाया, उनको रिटर्न मिलेगा, तो शेयर होल्डर पे केस नहीं होगा। हमने कहा सर डायरेक्टर पे क्यों केस कर रहे हो? सिंस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आप इस पे केस करोगे ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कल अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी परफॉर्म करने में फेल कर जाती है, सो द आउटसाइडर विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स, इट विल फाइल द केस अगेंस्ट कंपनी। सिमिलरली द अदर वे राउंड, company entered into a contract but this time the outsiders failed to perform, the outsiders failed to perform। ठीक है, अब सवाल ये उठता है दैट आउटसाइडर्स के खिलाफ कौन केस करेगा? कंपनी केस करेगी, डायरेक्टर्स केस करेंगे, कौन से? अच्छा देखो, डायरेक्टर केस कर रहे हैं मतलब एक्चुअली कंपनी कर रही है, बिकॉज डायरेक्टर्स आर नथिंग बट द एजेंट। तो यहां पे द क्वेश्चन इज, can the shareholders file a case against whom? sir against the outsiders। तो हमने बोला सर शेयर होल्डर ना केस कर सकते हैं ना उन पे हो सकता है, उनका काम था कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करना, ऑन दैट कैपिटल यू विल गेट रिटर्न्स, पर ना आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी आती है, ना आप आउटसाइडर्स के सामने जा सकते हैं उनको कंपेल करने के लिए। जो करना है वो कौन करेगा? सर कंपनी करेगी। अभी लाइन रीड करना। सो अ कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन इट्स ओन नेम। अ शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स, ना वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है मेड बाय द कंपनी, नाइदर ही इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर इज एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट्स, as a company is not a trustee for its shareholders. Likewise, a shareholder cannot be sued on the contract made by his company. तो 8th वाला समझ में आ गया, 7th वाला समझ में आ गया, 6th वाला समझ में आ गया। अब 5th है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बच्चे देखो, मेजर दो तरीके की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। बच्चे ना इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने यही बात करनी है। पर अभी के लिए देखो, पब्लिक कंपनी में ना कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, सही है। बट प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स की लिमिट होती है कि आप इनसे ज्यादा मेंबर्स नहीं ला सकते। एंड ऑब्वियसली प्राइवेट है तो छोटी कंपनी होगी, पब्लिक है तो इन्फिनिटी होंगे। तो रूल क्या कहता है कि भाई एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं जो आप खरीदते हो, अब आता है सवाल कि सर शेयर क्या होता है। मैं आपको शेयर एक ही झटके में सिखा देता हूं। देखो, द टोटल अमाउंट जो कंपनी को जरूरत होती है पैसे की, जिससे वो अपनी कंपनी को चला सके, आप उसको क्या बुलाते हो? सर उसको हम बुलाते हैं बचपन से कैपिटल। बहुत ही बढ़िया। पर बेटा मान लो आपको 100 करोड़ की जरूरत है, तो क्या 100 का 100 करोड़ कोई एक इंसान दे सकता है? आपने कहा सर नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ये कैपिटल तो आएगी, बट ये इकलौती नहीं है, ये एक्चुअली लोगों से शेयर कर करके आएगी। इट्स अ शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग इट? व्हाई डू वी कॉल इट शेयर कैपिटल? अच्छा, आप देखो, लेट्स सपोज दैट दिस इज द टोटल शेयर कैपिटल। नाउ Now this share capital has been divided into shares. These share capital is divided into shares. And let's say we're talking about this. This single unit is a share. This single unit is a share. अब मुझे जल्दी से शेयर की डेफिनेशन बताना। सर, a share means a share in the share capital of the company. Let's repeat it again. Sir, a share means a share in the share capital of the company. That's what a share is. अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में शेयर्स होते हैं। अब लोग ऐसे ऐसे यूनिट्स खरीदते हैं। फायदा क्या होता है? शेयर्स की जो यूनिट होती है, मतलब जो एक शेयर की यूनिट होती है, मतलब एक शेयर
कभी भी दूसरे शेयर से अलग नहीं हो सकता। मतलब अगर ये 10 रुपए का है तो ये भी 10 का होगा, ये 20 का है, 12 का है तो ये भी 12 का होगा। शेयर कभी भी साइज में या फिर प्राइस में अलग नहीं हो सकते। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो शेयर्स पब्लिक बाय करती है, इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। तो इन्वेस्टर्स जब शेयर्स खरीदते हैं, लेट्स से विकास सर ने शेयर्स खरीदे, आज उन्हें पैसों की जरूरत है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे सर, वो अपने शेयर्स सेल करेंगे। तो अब देखो, एक पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। एक पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में, अच्छा देखो, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी बिकते हैं, हम उनको प्रोहिबिटेड नहीं बोलते हैं, हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टेड। सर रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में ना बिल्कुल फ्रीली शेयर्स नहीं बेच सकते, आपको एक्चुअली पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ता है, आप उनको बोलते हो भैया हम अपने शेयर्स बेच रहे हैं। सर ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बेटा प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स की लिमिट है ना। मानो आपके पास 100 शेयर्स हैं और आप अपना एक एक शेयर अलग अलग लोगों को बेच रहे हो, तो हमारे एकदम से 100 मेंबर्स बढ़ जाएंगे, हम ऐसे थोड़ी करने देंगे आपको। तो आपका राइट टू ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है, आपको पूछ के करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आप जाते हो कि भैया मेरे को मेरे शेयर्स बेचने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो आपको अप्रूव करता है कि हाँ तुम इस बंदे को शेयर्स दे सकते हो, या फिर वो रिजेक्ट करता है। अब खासियत देखना, अगर वो रिजेक्ट करता है तो बोर्ड खुद आपसे वो शेयर्स बाय करता है, पर आपको बाहर भेजता है। तो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? वो सिर्फ डिसाइड करता है कि आप शेयर्स किसको दे रहे हो, देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। अगर वो मना कर रहा है तो वो खुद बाय करेगा। श्योर, सिंपल, स्वीट, क्लियर। जल्दी देखो, समझ में आ रहा है क्या? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, शेयर्स। द शेयर्स आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब इजीली ट्रांसफरेबल, and subject to certain conditions are freely transferable so that no shareholder is permanently or necessarily wedded to a company। तो आप freely transferable है, यहाँ पे बेटा लिख लो, public company shares are freely transferable whereas private company shares are subject to restriction। जल्दी लिख लो, public company shares are freely transferable whereas private company shares are subject to restrictions। तो सर अब हमको 8, 7, 6, 5 तो पूरा ही आ गया। अब 4th है सर, सेपरेट प्रॉपर्टी आपने बताया था ये मेंबर से अलग होती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जल्दी चलो। द कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। सो रिलायंस हैज द पावर टू ऑपरेट इन इट्स ओन नेम, बाय प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, सेल दैट प्रॉपर्टी विच दे हैव परचेज्ड इन देयर ओन नेम। The company is the real person in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of. As per a decided case, dividend received from a company engaged in agriculture business is not exempt from TAN in the hands of shareholders. Only the company enjoys certain exemptions in taxations. इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप समझना इसने क्या बोला। एज पर डिसाइडेड केस, अब क्या हुआ ना, देखो इसमें क्या हुआ, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब, मैं इसमें आपको ये पूरा केस समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये कंपनी है, एक काम करते हैं अपन ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। ये कंपनी है, इट इज इनटू एग्रीकल्चर बिजनेस। अब बच्चे एक सेकंड समझना, जो ये एग्रीकल्चर बिजनेस से करेंगे काम, तो इनको जो इनकम होगी इसको तुम क्या बुलाओगे? सर एग्रीकल्चर से बिजनेस की हुई इनकम को हम बुलाते हैं एग्रीकल्चर इनकम। अब याद रखना, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगर एक खेती बाड़ी से आपने कोई इनकम की तो कितनी भी की हो उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। खैर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आपको ज़्यादा अच्छा कौन बताएंगे? हमारे प्यारे प्यारे गोरे गोरे विपुल सर बताएंगे इसके बारे में बहुत अच्छा।
सो दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एग्जाम करता है। अब एक बात समझना, ये कंपनी है, बिजनेस कर रही है, पर इसको बिजनेस करने के लिए जिन्होंने पैसा दिया उनको आप क्या बोलते हो? सर शेयर होल्डर्स, जो एक्चुअली इस कंपनी के क्या माने जाएंगे? सर ओनर्स। ओनर्स ने पैसा दिया, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से इनकम हुई, कौन सी इनकम हुई? सर एग्रीकल्चर इनकम। अब देखो क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम हुई तो इनके पास टैक्सेशन अथॉरिटी आई, इनके पास टैक्सेशन अथॉरिटी आई। उन्होंने बोला हे कंपनी हमको टैक्स दो, पर कंपनी ने बोला मैं क्यों टैक्स दूंगी, मैं तो एग्रीकल्चर इनकम में हूं, तो अथॉरिटी वापस चली गई। अथॉरिटी ने कहा सही बात है। तो भैया अब विदाउट टैक्स इनकम किसके पास आ गई? सर वो कंपनी के पास आ गई। अब समझना, कंपनी हर साल आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट क्या देती है? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इट्स शेयर होल्डर्स, कि भैया कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है तो आपको भी कुछ मिलेगा। अब क्या हुआ ना, शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड आया, शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं? हम भी टैक्स नहीं भरेंगे। अब क्या हुआ, ये शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड आया, तो जैसे ही डिविडेंड यहां पे आया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आ गई शेयर होल्डर्स के पास। उन्होंने कहा भैया डिविडेंड मतलब तुम्हारी इनकम, और इनकम हुई तो क्या भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स। शेयर होल्डर्स बोल रहे सर हम क्यों इनकम टैक्स दें, हमारी कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस करती है, एग्रीकल्चर इनकम हुई उसमें से डिविडेंड मिला तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो यहां से खटाक इनकम टैक्स अथॉरिटी ने एक चांटा मारा और उनको कहा सुन बे, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ना, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड जो भी वो बिजनेस करती है, जो भी प्रॉपर्टी ओन करती है, वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। खुद कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है और हम लोग उसकी इनकम उसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं करेंगे, पर जब उसने तेरे को ये दिया तो हम उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, तेरी डिविडेंड इनकम मानेंगे। तो सर ऐसे क्यों कर रहे हो? बेटा बात समझो, अब शेयर होल्डर किसी और को आगे देगा तो वो भी यही बोलेगा शेयर होल्डर की कंपनी है, वो एग्रीकल्चर वाला काम करती है, उसके पास काम आया तो एग्रीकल्चर इनकम, मेरे को भी दे रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम। तो थोड़े दिन में गांधी जी के हाथ में पत्ते लगा देना ना कि भाई एग्रीकल्चर इनकम वाले नोट है। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एग्जाम्पशन मिला क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा, इवन इफ वो कौन सी इनकम थी, एग्रीकल्चर इनकम से पैसा मिल रहा था, तब भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी एग्जाम्प्ट है क्योंकि कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर्स को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सर इतनी आपने मेहनत करी है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमको ये लास्ट लाइन समझ में आती है। एज पर अ डिसाइडेड केस डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर बिजनेस, आपको एक ऐसी कंपनी से डिविडेंड मिला जो कौन से में काम करती है? एग्रीकल्चर बिजनेस में काम करती है, इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कर दो इसको, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओनली द कंपनी एंजॉय सर्टन एग्जेम्पशन इज इन टैक्सेशन। समझ में आ गया? यस सर, अब तो 100% आ गया यार। तो फोर्थ वाला भी सर समझ में आ गया, थर्ड तो आपने अभी भी सिखाया परपेचुअल सक्सेशन, और लास्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये सिखा रहा हूं और उसके बाद फर्स्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो अपने सारे खत्म हो जाएंगे ये। अब लिमिटेड लाइबिलिटी के ऊपर आते हैं। चलो बेटा, अब कभी नोटिस किया है तुमने दैट हर कंपनी के पीछे मैं क्या नाम लिखा रहा हूं? लेट्स से रिलायंस कंपनीज लिमिटेड, सत्यम प्राइवेट लिमिटेड। द वर्ड लिमिटेड सिग्निफाइज कि अगर प्राइवेट नहीं लगा है, खाली लिमिटेड लिखा है, तो हम बोलते हैं ये पब्लिक कंपनी है। अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो हम बोलते हैं ये प्राइवेट कंपनी है। ये ऊपर मैं बताऊंगा, अभी ऑलरेडी हमने अभी तक टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात ही नहीं की है, बट ये प्राइवेट और पब्लिक होता है। बट एक्चुअली आप ये वर्ड लिमिटेड क्यों लगाते हो? आप ये वर्ड लिमिटेड क्यों लगाते हो? क्योंकि बेटा लिमिटेड का मतलब होता है दैट द लाइबिलिटी, वापस सुनना, दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के,
is limited, that the liabilities of its member is limited. सर कितने से लिमिटेड होता है? अब ध्यान से मैं कुछ सिखा रहा हूं, समझना. देखो, एक शेयर की हमेशा होती है फेस वैल्यू. एक शेयर की होती है हमेशा फेस वैल्यू. फेस वैल्यू लेट्स से 10 है. ये इसकी आप नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो जिसपे शेयर रजिस्टर हुआ है, 10 रुपए का. एक होती है मार्केट वैल्यू, जो उसकी करंट प्राइस होती है, जो उसकी क्या होती है? करंट प्राइस होती है. तो लेट्स से कि शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट में अभी चल रहा है 15 रुपए का. सही है. कभी भी जब अपन लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, हम मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं. हम क्या कंसिडर करते हैं? फेस वैल्यू, जो कभी चेंज ही नहीं होती, जो कंपनी ने इनिशियली रजिस्टर कराई उतनी रहती है. अब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? सुनना और समझना. अच्छा देखो, ये कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 100. इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए. अच्छा, अब इसमें से कुछ हो सकता है शेयर होल्डर ने दे दिया हो, कुछ देना बाकी हो. कंपनी चाहती तो अपफ्रंट 100 के 100 मांग सकती थी, पर कंपनी ने बोला कि यार अभी मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा अभी दे दो, थोड़ा बाद में देना. समझेगा? थोड़ा अभी दे दो, थोड़ा बाद में देना. ठीक है. आपने कहा ठीक है. तो जो शेयर होल्डर ने दे दिया है, आप उसको बोलते हो पेड अप. लेट्स से उन्होंने 60 दे दिया है. कितना देना बाकी है? अनपेड. अच्छा राजा, अब एक बात देखो, अब कंपनी लॉस खाए, कंपनी बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम क्या बोलेंगे कि अगर कंपनी चाहती ना तो वो तुमसे पहली तारीख पे 100 रुपए ले सकती थी, पर उसने बोला कि अभी 60 ही दे, जब जरूरत होगी तब 40 मांगेंगे. वो पहले भी 100 ले सकते थे और वो तब भी लॉस खा सकते थे, पर उनकी ईमानदारी की उन्होंने तुमसे 60 ही लिए. तुम्हारी ईमानदारी क्या कहती है कि चाहे कल कंपनी बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, पर तुमको उनको रिमेनिंग 40 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते तो फेस वैल्यू पहले ही ले सकते थे. ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कुछ पैसा अनपेड छोड़ दिया. तो अब यहां से सर हम शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी समझते हैं. दैट द लाइबिलिटी, लिख लो बेटा, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द shareholders is limited. Limited to what? Up to, वापस देखना, up to the unpaid amount, up to the unpaid amount. पर सर unpaid amount किस पे कैलकुलेट करें? Unpaid amount on the face value of the share, on the unpaid amount on the face value of the share. अब मेरे को दिखाना. So face value of the share is 100, paid up is 60, and the company has suffered huge losses, और बंद भी हो सकती है. क्या फिर भी तुम्हारी लाइबिलिटी है? आपने कहा जी सर है. कितनी है? सर इसका अनपेड अमाउंट होता है 40 रुपया. ये आपको पे करना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी से, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर इज 100, पेड अप इज 100. टेल मी द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर. आपने कहा सर 0, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट. अनपेड अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो आप उससे और नहीं मांग सकते. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बस अब ये उसी को रीड करना है अपने को बैठ के, पूरा वही है. देखो, the privilege of limited liability for business debt is one of the principal advantage of doing business under the corporate organization. आपकी liability limited हो जाती है. The company being a separate person is the owner of its assets. Company अपनी assets की मालिक है और वो अपनी liabilities से bound भी करती है. The liability of a member as a shareholder extends to the contribution to the capital. Members की liability जो है, the liability of a member as a shareholder extends to the contribution to the capital of the company by nominal value. Sir, nominal value मतलब face value of the shares held and not paid by him. For example, if A holds shares of nominal value मतलब face value rupees 1000. A की face value कितनी है?
1000 है एंड हैज ऑलरेडी पेड 500, 500 क्या हो गया सर, पेड अप और 50% ऑफ द वैल्यू एज पार्ट पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन 500। आप उससे सिर्फ और कितना मांग सकते हो, 500 रुपए मांग सकते हो, द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन इट्स शेयर्स। इफ ही होल्ड्स फुल्ली पेड शेयर्स, अगर उसका 1000 का 1000 उसने दे दिया, he has no further liability to pay even if the company is declared insolvent। कंपनी अगर बंद भी हो गई तो भी वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। So in case of company limited by guarantee, the liability of member is limited to the amount of guarantee mentioned in the memorandum। अच्छा, इससे ऊपर वाली बात पूरी समझ में आ गई। तो what I want is आप limited liability में लिख लो that the liabilities of the member, और बाद में अब ये पूरा वापस मत पढ़ना आप जब रिवाइज कर रहे हो, member is limited up to the unpaid amount on the face value of the share। खत्म, इतना ही था। अब ये नीचे आपको एग्जांपल दे रहा है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, गारंटी कंपनी एक्चुअली मेरे को भी आपको सिखाना बाकी है। अभी अपन जब आगे टाइप्स में पढ़ रहे होंगे ना, तो गारंटी कंपनी मेरे को सिखाना है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो, अगर आपने कंपनी को गारंटी दी थी कि कल अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो मैं इतना पैसा दूंगा, तो आपने वादा किया है ना, तो गारंटी में आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, जितना आपने वादा किया है। तो ये लाइन याद रखो, आगे इसको इन डिटेल वापस समझाऊंगा। इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां शेयर होल्डर्स ने गारंटी दी है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द स्पेसिफाइड अमाउंट, जितना उसने अमाउंट गारंटी किया था मेमोरेंडम के अंदर कि इतना पैसा मैं दूंगा। खत्म। With this, your all the characteristics are done. If you see, हम लोगों ने आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पढ़ लिया, हम लोगों ने आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लिया, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, सारे पढ़ लिए। अब चलो तुम्हारी टाइप्स ऑफ कंपनी पे, जहां पे अपन थे ना। नाउ नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस 2 मिनट बाद देखेंगे, रुक जाओ। पहले अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। सर कितनी तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती है? सर 3 तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। 3 तरीके की कंपनीज एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। और कौन से तरीके हैं? अच्छा, ये इसी के टाइप्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी में। और टाइप्स है कौन से? स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एनपीओ। एनपीओ का कौन सा सेक्शन था, जल्दी बोलो, जिसने बोला हो भगवान तुम्हारा भला करे। सेक्शन 8, लिमिटेड कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड एसोसिएट। ये सारे अपने को पढ़ने हैं अभी, ऑल द टाइप्स वी हैव टू स्टडी। नाउ फर्स्ट यहां पे आ रहा है आपके सामने प्राइवेट कंपनी क्या होता है। अब एक सेकेंड, मैंने आपको बताया अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है। पहले ये क्या पूछ रहा है कि क्या एक कंपनी की नेशनैलिटी होती है, क्या एक कंपनी का रेसिडेंस होता है कि नहीं होता। बहुत ही सिंपल है, पर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना। दो इट इज एस्टैब्लिश थ्रू जुडिशियल डिसीजंस दैट अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। देखो, कंपनी कभी सिटीजन नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? क्योंकि सिटीजन सिर्फ एक नेचुरल पर्सन बन सकता है एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सिखाया है। सो अ कंपनी कैन नेवर बी अ सिटीजन। तो ये पहला एमसीक्यू है, दैट इट कैन नॉट बी अ सिटीजन येट इट हैज अ नेशनैलिटी। अच्छा एक सेकेंड, एमआरएफ कहाँ की कंपनी है? अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो सर यूएस यूके की है, तो थूकता हूं तुम पे सालो। एमआरएफ इज मद्रास रबर फैक्ट्री। एमआरएफ इज एन इंडियन कंपनी। अरे इंडियन कंपनी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम उसको नेशनैलिटी दे रहे हो, तुम उसको नेशनैलिटी दे रहे हो, इसलिए वो इंडियन कंपनी है। डीबीएस बैंक कहां का है? सर आपने एकदम से कहा सर ये तो डच बैंक दिख रहा है, ये तो फॉरेन कंपनी है। इनका डोमिसाइल भी होता है। अच्छा एक सेकेंड, एक बात बताना, मद्रास रबर फैक्ट्री कहां की कंपनी है इंडिया में? तो आपने फटाक से बोला सर मद्रास की। डोमिसाइल का मतलब होता है स्टेट का सर्टिफिकेशन। तो क्या एक कंपनी के पास खुद का डोमिसाइल भी होता है? यस, उनके पास अपना डोमिसाइल होता है, हमें पता होता है ये कंपनी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। एंड रेसिडेंस भी होता है। तो
इट्स एन इंडियन कंपनी, मतलब नेशनैलिटी और रेसिडेंस तो साथ हो गया, और डोमिसाइल का मतलब होता है कौन से स्टेट के अंदर होती है। सो एक कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती, पर नेशनैलिटी, रेसिडेंस, बाकी सब कुछ होता है। सिर्फ क्या नहीं होता, सिटीजनशिप नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आया था गैस्क वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर हेल्ड दैट अ लिमिटेड कंपनी इज केपेबल ऑफ हैविंग अ डोमिसाइल। एक कंपनी के पास खुद का डोमिसाइल हो सकता है, एंड इट्स डोमिसाइल मतलब स्टेट सर्टिफिकेशन इज द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जहां पे आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना स्टेट बताया कि भैया ये मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, दैट स्टेट विल बिकम योर डोमिसाइल। क्योंकि स्टेट सर्टिफिकेट होता है, मैं महाराष्ट्र का हूं तो मुझे महाराष्ट्र का डोमिसाइल मिलेगा, राजस्थान का हूं तो राजस्थान का डोमिसाइल मिलेगा, एंड दैट डोमिसाइल क्लिंग्स टू इट्स थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस। He observed in this case, it was suggested that a body corporate, please इसको सही करना, 3 हटाना, has no domicile. It is quite true that a body corporate cannot have a domicile in the same sense as an individual, but by analogy. अच्छा देखो, इस केस में उसने पहले क्या ऑब्जर्व किया कि देखो भाई वैसे तो एक कंपनी के पास डोमिसाइल नहीं हो सकता। इट इज क्वाइट ट्रू कि एक कंपनी कैन नॉट हैव अ डोमिसाइल इन द सेम सेंस दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, बट बाय एनालॉगी। पर जितना हम समझ पा रहे हैं विद अ नेचुरल पर्सन, जब हम उससे कंपैरिजन करें, द एट्रीब्यूट ऑफ रेसिडेंस, डोमिसाइल, नेशनैलिटी कैन बी गिवन टू अ कंपनी। तो फाइनली उसने बोला कि देखो मैं समझता हूं कि कंपनी के पास डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, पर जब मैं उसे इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे लगता है कंपनी का भी रेसिडेंस है। रेसिडेंस क्या है, जो उसका एड्रेस है। तो रेसिडेंस इज द एड्रेस ऑफ द कंपनी। लाइक पुणे में स्वारगेट में कंपनी है तो वो उसका रेसिडेंस है। डोमिसाइल पुणे में है मतलब उसका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, तो स्टेट उसका डोमिसाइल है। और क्योंकि वो महाराष्ट्र के पुणे में काम कर रही है तो वो एक इंडियन कंपनी है। सो इंडियन स्टेट एड्रेस, ये नेशनैलिटी दिखा देता है। सो कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल इनफ था, समझ में आ गया। सो सिटीजनशिप इज नॉट देयर, नेशनैलिटी, रेसिडेंस, डोमिसाइल इज देयर। कौन सा केस था, गैस वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स। ये याद चाहिए, केस का नाम याद चाहिए मेरे को। चलो, टाइप्स ऑफ कंपनीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अपने को व्हाट इज प्राइवेट कंपनी बनाना है, बट आई थिंक आई हैव एग्जॉस्टेड माय टाइम फॉर द डे। बहुत है इतना सा लेक्चर आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग ये पूरा कवर करके सारे जो टाइप्स है ना कंपनीज के, ये ऑलमोस्ट अपन कोशिश करेंगे सारे कवर हो जाए। और अपन लोग कहां पहुंच जाएंगे सर, हम लोग पहुंच जाएंगे यहां पे कैरेक्टरिस्टिक तक नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप पहुंचोगे तो प्रैक्टिकली आप कहां तक खत्म कर गए, 109 पेज तक खत्म कर गए। सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज योर लेक्चर 3 शुड गेट यू टिल 109। उसके बाद आगे बहुत छोटे छोटे कंपैरिजन है, बहुत जल्दी खत्म होंगे। सो विद दिस आई थिंक आज का लेक्चर समाप्त करने का दिन आ गया है। तो इसी तरीके से बने रहिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। आई एम ग्लैड कि आप लोग यार इतने अच्छे से पढ़ रहे हो। यू वुडंट बिलीव करंटली इट्स 4:18 इन माई फोन। इफ यू कुड सी द टाइम, इट्स 4:18 राइट नाउ, रात के। बट आई एम स्टिल एंथुजियास्टिक। मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूँ, शायद तक मैं एक और लेक्चर आज रात में रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। बस बच्चे इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहना, शानदार स्कोर करना है, बहुत ऊपर जाना है। कैसा लगा ये लेक्चर जरूर कमेंट से बताना। इसी तरीके से प्यार करते रहिएगा, हाथ धोते रहिएगा, मुंह धोते रहिएगा। मैंने आपको बताया सेहत का ध्यान रखना कुछ ज्यादा ही जरूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।